नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। इस वीडियो में एजुटेरिया बीपीएससी 17वीं मेंस के लिए हिस्ट्री का जो नोट्स है, मॉडल आंसर है, उसको पढ़ेंगे। मौर्य कला के बारे में जानेंगे, जो कि फाउंडेशन बैच में एजुटेरिया के चलाया गया था और यह मार्केट में भी अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो जाके मार्केट से बुक ले सकते हैं। मौर्य कला के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में विद्यमान स्तंभ कला का वर्णन करें। क्वेश्चन है कि मौर्य कला में बहुत सारे स्रोतों से प्राप्त हुआ है। मौर्य कला के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि आपका हो गया गुफा हो गया, या फिर बौद्ध स्तूप हो गए, या स्तंभ हो गए, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल हो गए, जो कि कुम्हरार में पटना के स्थित है। तो इन सभी से मौर्य कला के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसमें से क्वेश्चन पिक आउट किया गया है कि मौर्य कला क्या एक महत्वपूर्ण भाग है विद्यमान स्तंभ कला। ठीक, इसके बारे में वर्णन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे भूमिका के रूप में दिया गया, जो कि भूमिका क्या होती है किसी भी क्वेश्चन का, जो कि बताती है कि एक्चुअली ये चीजें क्या है। उसके आगे ना प्रश्नवाचक लगा देना है क्या। तो स्तंभ कला क्या है, ठीक है, मौर्य कला क्या है, बस ये लगा देना है प्रश्नवाचक क्या, और उसके बाद जो समझा लिख देना, वही होती है भूमिका। ठीक है। तो प्राचीन भारत की समृद्ध कला परंपरा के अधीन मौर्य कला के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में विद्यमान स्तंभ कला का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां यह कला तत्कालीन भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का परिचायक है, तो वहीं मौर्य साम्राज्य की समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को भी जानने में एक महत्वपूर्ण स्रोत है यह। ठीक है। इन शॉर्ट इसको सारांश में समझा जाए तो कहने का अर्थ क्या है कि स्तंभ कला, जो कि मौर्य कला के समय एक इसका भाग था, और भी थी बहुत सारी कलाएं, उसमें एक ही स्तंभ कला था, अर्थात स्तंभ पे कुछ लिखा जाता था, जिसको कि अशोक ने बहुत अच्छे से बहुत जगहों पे उत्कीर्ण कराए थे। ठीक है। तो इस स्तंभ पे जो 8 चित्र, जैसे कि हम लोग का सम्राट अशोक का लाट भी बना हुआ है, तो उस पे क्या है, चित्र है, बहुत सारे चित्र हैं बनाए गए, शेर के, बैल के। तो ये इसके अलावा अशोक चक्र का भी उसमें सिंबल बनाया गया है, जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बना है। तो ये क्या था, स्तंभों पे जो कलाएं बनाए जाते थे, अर्थात स्तंभों पे जो चित्र लेखा या फिर जो लिखा जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था, वही तो एक कला है। तो यह जो स्तंभों पे लिखा जाता था, वो किसको प्रदर्शित करता था, वो क्या दर्शाता था, तो वह दर्शाता था उस टाइम वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को, अर्थात कि उस टाइम के लोग कितने साइंटिफिकल डेवलप थे, या फिर कितने उनकी टेक्नोलॉजी आगे थी, क्योंकि उतने बड़े बड़े लाट बनाना और उस पर इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत चित्र बनाने एक उस समय के साइंटिफिक टेम्परामेंट को ही सेट करते थे। ठीक है। तो यह कीवर्ड है, इसको लिख देना है कि ये लाट जो होती हैं, वो स्तंभ जो होते हैं, वो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बताते थे। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसके अलावा और क्या बताते थे, तो मौर्य साम्राज्य, उस समय चूंकि मौर्य साम्राज्य चल रहा था, तो उस टाइम के मौर्य समाज की समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को भी ये बताने के कार्य करते थे। इस लाट से पता चलता है कि उस टाइम तत्कालीन समय में क्या राजनीतिक उलटफेर होते थे, या कैसी राजनीति थी वहाँ की, फिर जनता की इकोनॉमी के लिए स्थिति कैसी थी, क्या जनता उस टाइम की जो थी बहुत ज़्यादा गरीब थी, या बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी, या फिर उनके साथ कैसे शासन समाज, अर्थात कि समाज में उसमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, सभी को प्रदर्शित कहीं ना कहीं ये लाट या स्तंभ कला के माध्यम से करता है। तो हमें 5 चीज क्या सीखने को मिली, एक तो उस टाइम के वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति, इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड राजनीति को जानने में हेल्प मिलती है। ठीक है। तो ये सारे के स्रोत हैं हमारे स्तंभ कला, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा या मौर्य काल में बनवाए गए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि बस समझ लेना है, इसको लिखना अपने भाषा में। ठीक। मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्म स्तंभ है। अगर इसमें भी स्तंभ कला में भी सबसे उत्तम जो स्तंभ है उसकी बात किया जाए, तो बहुत सारे स्तंभों में सबसे उत्तम जो स्तंभ है वो अशोक की है, सम्राट अशोक की एकाश्म स्तंभ है। ठीक, एकाश्म स्तंभ। यह स्तंभ उसने
धर्म प्रचार के लिए तथा शासकीय आदेशों के लिए देश की विभिन्न भागों में स्थापित किए थे। यह उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत थी कि इन स्तंभों पर की गई पॉलिश की तकनीक इतनी अच्छी थी, इतनी सर्वोत्कृष्ट है कि वह आज भी उसी रूप में विद्यमान है। अभी के समय में क्या है, बिहार में पुल बनते हैं 10 साल नहीं टिक पाते हैं, गिर जाते हैं, या कहीं का भी बात है, रोड बन रहे हैं और कुछ समय में ही वो खराब हो जा रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है ना कि बहुत ज्यादा ये नहीं कहा जा सकता कि अभी की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, परंतु प्रॉब्लम ये है कि जो बनाने वाले हैं उनकी इच्छा शक्ति या ऋण शक्ति या गवर्नमेंट की अच्छी इच्छा शक्ति थोड़ी कमजोर है। लेकिन उस टाइम अशोक के शासन में ऐसा नहीं था। अशोक ने अगर ठान लिया, क्योंकि वो राजा थे, कि हमें अच्छी एक उन्नत क्वालिटी की चाहिए, तो उस टाइम के जो कामगार थे या फिर उस टाइम के जो ठेकेदार थे वो बहुत ही बखूबी उनकी जो डिमांड थे उस पर खड़े उतरते थे और बहुत ही उत्कृष्ट और उच्च क्वालिटी की पॉलिश की गई एकाश्म पत्थर के वो स्तंभ या लाट बनाते थे, जो कि आज भी हमें देखने को मिलती है इतने सालों बीत जाने के बावजूद भी। और ये जो लाट बनाए जाते थे, ये जो स्तंभ बनाए जाते थे, ये किसके बने होते थे? तो यह मुख्यतः चुनार की बलुआ पत्थर तथा मथुरा के आसपास सफेद और लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए थे। देखिए ये लोग कहाँ कहाँ से पत्थर लाते थे, एकदम ढूंढ के लाते थे उन्नत क्वालिटी का। अशोक का लाट जब बना था, जहां जहां मिलता है उस टाइम तो पूरा जंगल रहा होगा, क्योंकि उस एरिया में अभी भी जंगल देखने को मिलते हैं। तो सोचिए वो लोग जंगलों के अंदर जा जाके ये लाट का निर्माण किया था। ऐसा नहीं था कि जहाँ लाट बनाया गया था वहां पे बहुत नगरीय व्यवस्था थी, बहुत सारे लोग रहते थे, नहीं। वो मतलब कि हर जगह एकदम जंगल हो, पहाड़ों के पार हो, पहाड़ों पे हो, कहीं भी जा जा करके ये बलुआ पत्थर लाए थे, जो कि चुनार उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चुनार जगह है, वहां बलुआ पत्थर मिलती है, वहां के उन्नत क्वालिटी के पत्थर। और फिर मथुरा के आसपास सफेद और लाल पत्थर मिला, वहां से मंगवाए और उसको उन्होंने बनवाया। ठीक, ये सभी स्तंभ अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं और बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। सोचिए खुले आकाश के नीचे खड़ा, उस पे धूप, बारिश, हवा सब कुछ है, लेकिन कोई अपक्रिया नहीं होती है। वो जैसे के तैसे आज भी हमें देखने को मिलते हैं। स्तंभों की लंबाई 35 से 50 फुट होती है और ये स्तंभ होते हैं, इन स्तंभों की लंबाई 35 से 50 फुट तक देखने को मिलती है और प्रत्येक स्तंभ का वजन लगभग 50 टन तक होता है। और 50 टन, सोचिए कि मतलब उस टाइम तो ऐसा नहीं था ना कि बहुत बड़े बड़े मशीन है जो उनको आप लिफ्ट कर दिए। 35 से 50 फुट ऊंचाई तक 50 टन को लोगों ने कैसे उठा के ले गए होंगे, उसको खड़ा किए होंगे, वो अपने आप में बहुत रोचक बात है, सोचने वाली बात है। और यह स्तंभ देश के विभिन्न भागों में अवस्थित किए, मतलब चुनार से लाए, मथुरा से लाए पत्थर इन लोगों ने, और देश के कोने कोने तक ले गए 50 टन के वजन को, और ये बैलगाड़ियों की मदद से। बहुत बड़ी बात है। मौर्य कला के भाग, तो मौर्य कला के कौन कौन से भाग हैं? तो इसमें देखिए सबसे पहले है मौर्यकालीन राजप्रसाद। मौर्य काल के समय जो राजप्रसाद था, वहीं जो राजा का भवन था, शिलालेख जो उस पर लिखे हुए थे, अशोक के स्तंभ जो कि हर जगह लाट मिलते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा स्तूप हैं, स्तूप जो कि गौतम बुद्ध के अवशेष बनाए गए हैं। गौतम बुद्ध के जो मृद महापरिनिर्वाण के बाद जो उनके अवशेष बचे थे, उस पे स्तूप बनाए गए थे, उनको छोटे छोटे खंडों में डिस्ट्रीब्यूट करके। तो स्तूप से भी पता चलता है। इसके अलावा अशोक का स्तंभ जो बना उससे पता चलते हैं, शिलालेख से भी पता चलते हैं। बिहार और चैत्य गुफाएं, बिहार जिसके वजह से ही बिहार का नाम, हमारे राज्य का भी बिहार नाम पड़ा था, यही बिहार, जो कि एक तरह से उद्यान होती थी बहुत भिक्षुओं का। और इसके अलावा था चैत्य गुफाएं, तो गुफाएं जो कि पहाड़ियों में जो साधु सन्यासी होते थे, वो पहाड़ियों में रहते थे और चट्टानों के अंदर ही अपना छोटा सा घर या गुफा बना लेते थे, और उसमें बहुत सारी चित्रकलाएं, क्योंकि बहुत से लंबे समय तक अगर मानव रहेंगे तो मानव की प्रवृत्ति होती है कुछ डेवलपमेंट करने की, तो वो चित्रकलाएं या फिर कुछ उस पे अंकित करते थे, उत्कीर्ण करते थे, लेख लिखते थे। ठीक, इसके अलावा मूर्तियां उस टाइम की जो मिली हुई हैं वो भी हैं। मौर्य कला के उत्कृष्ट नमूना का उदाहरण है, क्योंकि मूर्ति भी एक कला का ही हिस्सा है। मूर्ति बनाने के लिए भी कला ही चाहिए, तो मौर्य कला के बारे में बताते हैं मूर्तियां भी।
इसके अलावा है टेराकोटा की मूर्तियां हैं और फिर ये राजमहल है। ठीक है, तो इतने सारे, ये सारे को याद करना है। तो इतने सारे भाग हो गए, शिलालेख, अशोक स्तंभ, स्तूप, विहार, मूर्तियां, टेराकोटा की मूर्तियां और मौर्यकालीन राजप्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है कि मौर्य कला के बीच अशोक स्तंभ का अपनी शानदार विशेषताओं और बहुआयामी उद्देश्यों के कारण भारत और दुनिया के इतिहास में अपना गहरा स्थान रहा है। और ये से इतनी अच्छी मतलब खूबसूरत इनकी विरासत है, इनकी विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से पूरे दुनिया के इतिहास में इसका अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि इन्होंने जो किया था, मौर्य साम्राज्य ने किया था उस टाइम, शायद बाद के शासकों ने इतना नहीं कर पाए थे, इतने उन्नत टेक्नोलॉजी से वो कुछ ऐसा उनका चित्रकला या किसी भी कला में विशेषताएं देखने को नहीं मिलती हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि एवं महत्वों को निम्न रूप से हम लोग यह इस प्रकार देख सकते हैं कि इन स्तंभों के मुख्यतः दो भाग थे। एक स्तंभ का यष्टि था और या फिर गावदुम लाट उसको कहा जाता था, और दूसरा था शीर्ष। तो शीर्ष भाग होता था जिसपे कि बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चित्रकलाएं होती थी, मूर्तियां बनी हुई होती थी, कुछ जानवरों के प्रतीक होते थे शीर्ष पे, जैसा कि हम लोग सम्राट अशोक के लाट में देख सकते हैं, जो कि सारनाथ में स्थित है। सारनाथ जो काशी बनारस के 12 किलोमीटर थोड़ा सा दूर है। आप लोग कभी मौका मिले तो जाके देखिए, बहुत सुंदर जगह है। और दूसरा होता था स्तंभ यष्टि या फिर उसको गावदुम लाट कहा जाता था, गावदुम लाट या फिर स्तंभ अस्थि। यह जो स्तंभ होते थे इनका आधार मोटा था, इनके आधार मोटे थे, परंतु ऊपरी भाग क्रमशः पतला होता गया। तो स्तंभ यष्टि नीचे वाले भाग को गावदुम लाट कहते थे। VVI है, क्या कहते थे? गावदुम लाट या फिर स्तंभ यष्टि कहा जाता था। और इन स्तंभों का आधार जो निचला भाग था वो बहुत मोटा था और ऊपर के भाग पतला होते थे। स्तंभों के शीर्ष भाग पे घंटा, गोला का अंड या फिर चौकी है। जो स्तंभ थे उनके शीर्ष पे या तो घंटा बनाए जाते थे, या गोलाकार अंड बनाया जाता था, या फिर चौकी बनाए जाते थे। कुछ चौकियों पे 4 पशु और 4 छोटे चक्र थे, जैसे कि अशोक स्तंभ में देखा जा सकता है। जो ऊपर में घंटा और स्तूप और फिर 4 चौकी, मतलब चौकी जैसा बनाया जाता था। इन चौकियों पे कहीं कहीं कुछ लाटों में देखने को मिलता है कि इन चौकियों पे 4 पशु उत्कीर्ण होते थे। इसके अलावा 4 छोटे छोटे चक्र को उत्कीर्ण किया जाता था। ठीक है, स्तंभ शीर्ष में सारनाथ का सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। और स्तंभ मतलब शीर्ष पे जो कलाकृति उस टाइम दिखाई गई है उनमें सबसे उत्तम और सबसे सुंदर जो है वो देखने को मिलती है लायन कैपिटल, सिंह या शेर का जो लायन का सिर होता है उसको बनाया गया है। ये लाट सारनाथ में स्थित है। इसका उपयोग निष्ठ है कि इसका उपयोग अशोक द्वारा धम्म का प्रसार करने के लिए किया जाता था, और इसमें सामाजिक और पशु कल्याण कार्यक्रम सहित नैतिक और धार्मिक प्रस्तुतियां थी, जैसे कि इलाहाबाद स्तंभ या दिल्ली का टोपरा स्तंभ। ठीक है, इन स्तंभों के माध्यम से अशोक धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। धम्म से आप लोग क्या समझते हैं बताइए? हो सकता है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि धम्म से आप क्या समझते हैं। तो धम्म, देखिए धम्म का मतलब धर्म नहीं समझ लेना है कि धम्म मतलब धर्म का प्रचार करता था, नहीं, ऐसा नहीं था। अशोक ऐसा नहीं था कि धम्म या इन लाटों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि वह धम्म कहने के सेंस ये है कि वो अहिंसा का, एक मानव का नैतिक जो मूल्य होता है ना, कि मतलब चोरी ना करे या फिर लोगों से झूठ ना बोले, सदाचारी हो, बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला उसका व्यक्तित्व हो। इसके अलावा उस इंसान के अंदर दया हो, करुणा हो, दूसरे के दुख तकलीफ को समझ सके, बहुत ज्यादा क्रूर या निर्दयी ना हो, सत्य बोलता हो, झूठ ना बोलता हो, गलत का प्रचार ना करता हो, और लोगों के साथ समानता का व्यवहार करता हो। तो इन सब चीजों को, एक मानव का आदर्श जो नैतिक मूल्य होता है, एक इंसान को जैसा होना चाहिए आइडियलिस्ट, उस टाइप का प्रचार करने के लिए ही अशोक ने इतने 84,000 स्तूप
बनवाए थे। और इसमें पशुओं को भी वो बराबर की समानता देना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम में क्या था, हमारे संस्कृति में, हमारे इतिहास में, मतलब उस टाइम क्या बहुत बार देखा गया है कि पशुओं का लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि चढ़ा देते हैं। परंतु अशोक मानते थे कि मनुष्यों को आइडियल होना चाहिए, जानवरों के प्रति भी उनका प्रेम और लगाव उतना ही होना चाहिए, ना कि उनके साथ भेदभाव करना चाहिए। इसलिए वह पशुओं के कल्याण कार्यक्रम का भी बात करते थे, क्योंकि पशुओं के साथ उस टाइम लोग क्रूएल या अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते थे। तो वो पशुओं के कल्याण, इसके अलावा सामाजिक कल्याण पे जोर देने के लिए इतने सारे लाट, इतने सारे धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। इसके अलावा नैतिक और धार्मिक प्रस्तुतियां दिया। उन्होंने ये भी किया कि जैसे कि धार्मिक प्रस्तुतियां का मतलब ये नहीं है कि आप कट्टरता फैलाएं या फिर आप बहुत ज्यादा भेदभाव करें। तो उन्होंने नैतिकता, एक ह्यूमन के पास जो नैतिकता होनी चाहिए और धार्मिक प्रस्तुतियां होनी चाहिए, इनको भी उन्होंने प्रचार प्रसार करने का माध्यम मतलब कोशिश किया। और यह किस माध्यम से किया, तो उसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है जो इलाहाबाद में स्तंभ बना हुआ है गंगा नदी के किनारे। इसके अलावा दिल्ली और टोपरा जो स्तंभ है, जो टोपरा स्तंभ है, जो कि दिल्ली में अभी स्थापित कर दिया गया है, वहां पर भी अशोक के धर्म के नीति के बारे में लिखा गया है और कहा गया है। ठीक है, तो हमें अशोक के धर्म की नीति के बारे में, एक मनुष्य के आदर्शवादी होने की कहाँ से मिलता है, इसका प्रमाण, तो इसका साक्ष्य मिलता है दिल्ली में टोपरा अभिलेख से, इसके अलावा इलाहाबाद अभिलेख से देखने को मिलता है। ठीक है, अपनों से बड़ों तथा माता पिता का आदर करें और हर धर्म का सम्मान करें। तो अशोक का मानना था कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएं, बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो जाएं। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, अपनों से बड़ों और माता पिता का भी आदर करना चाहिए। कुल मिला के एक आइडियलिस्ट का, ये समाज का सपना देखते थे अशोक। ठीक, यह साम्राज्य की जीत और महानता का प्रतीक है। और यह जो इन्होंने लाट बनवाया, उन्होंने कहा कि यह हमारे साम्राज्य की जीत, और हमारा साम्राज्य कितना विशाल, कितना महान है, कितना सहिष्णु है, कितना अपनी जनता की भावनाओं को समझता है, उसी का प्रतीक है, जो कि हजारों वर्षों तक याद किया जाएगा। और उनके सपनों को सच में आज भी याद किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लाट का फिगर है। इस फिगर को, इस फोटो को आप लोग मेंस वाला एग्जाम पेपर जो आएगा उसको बना सकते हैं। तो इतना अच्छे से नहीं बन पाता है, तो आप लोग शॉर्ट में ऐसे करके देखिए, यहाँ पे ऐसे लाट बना देंगे, ऊपर में ऐसे पाई कर देंगे, और फिर ये ऐसे पाई खींच देंगे, और फिर यहाँ पे छोटा सा स्तंभ बना के यहाँ पे चक्र, एंड इधर ऐसे कुछ करके यहाँ पे बाघ। ठीक है, ऐसे हो गया। देखिए हमारा लाट बन गया। तो इस टाइप से बना देना है, क्योंकि इतना परफेक्शन नहीं आ पाती है और टाइम भी नहीं रहते हैं। और यहाँ पे इसका हाइट वगैरह लिख देना है कि यह जो चक्र है अशोक का, देखिए इसका कितनी हाइट है, तो 2 फीट है 9 इंच, 2 फीट 9 इंच इसकी हाइट है। 32 इसमें स्पोक्स है, तिलियां, फील्ड माउंटेड एटोप इन सम फैशन। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। आप लोग सोच सकते हैं कि अरे अशोक चक्र में तो हम लोग आज तक पढ़े थे कि 24 तीलियां होती हैं, स्पोक्स तीलियां का इंग्लिश है। तो आप लोग सोचेंगे अरे अभी तक तो हम लोग 24 ही पढ़े थे, ये 32 कहाँ से आ गया तीलिया। तो जो उस टाइम का तत्कालीन था ना, जो धर्म होते थे, तो इनमें 32 तीलियां होती थी। या उस समय के बौद्ध कला, या फिर हम लोग जो ये मौर्य कला पढ़ रहे हैं, इसमें 32 तीलियां होती थी। वो अलग बात है कि अभी का हमारा जो अशोक चक्र है उसमें 24 तीलियों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये आप लोग बताइए कि ये 32 तीलियां जो होती हैं, यह किसको रिप्रेजेंट करती हैं? आखिर क्या सोच करके यह 32 को तीलियां बनाई गई थी, बताइए। यह मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट करके बताइए, देखती हूँ। आप लोग खुद भी थोड़ा रिसर्च कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं पिन कर दूंगी कमेंट में कि एक्चुअली 32 तीलियां किसको रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे देखिए इसके जो लाट है ना, यह लाट की लंबाई दिया हुआ है। तो लाट की लंबाई कितनी है? 27.5 फीट है। 27.5 फीट है इस पूरे लाट की लंबाई है, ठीक है। 27.5 फीट है, यह कीवर्ड है, याद करना है। यहाँ पे कितना था? 2 फीट 9 इंच था, और यहाँ पे 27.5 फीट है। 2 फीट 9 इंच आपके चक्र के थे, और 27.5 फीट लाट की ऊंचाई है ग्राउंड लेवल से। यहाँ पे देखिए चौड़ाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे चौड़ाई 22 इंच का हुआ है, 22 इंच है।
और यहाँ पे सबसे नीचे, चूंकि नीचे चौड़ा होता है ऊपर धीरे धीरे पतला होते जाता है, तो नीचे सबसे 28 है, जो कि ग्राउंड लेवल अर्थात जमीन के नीचे जो है वो 28 इंच का बना हुआ है। द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ सी 250 BCE। तो 250 BCE में अशोक का लाट बनाया गया था, जो कि सारनाथ में है। ठीक, तो इसका तो हम लोग जो लाट है इसको पढ़ लिया, और इस मैप को एग्जाम में जरूर बनाना है, मतलब इसका फोटो। ठीक है, इसका उपयोग आम लोगों की आम भाषा जैसे कि ब्राह्मी या फिर प्राकृत में शाही आदेश बनाने के लिए किया जाता था, जिसका उपयोग लुम्बिनी नेपाल के पास निगाली सागर स्तंभ में मिलता है। तो ब्राह्मी या प्राकृत उस टाइम की आम लोगों की भाषा थी, और शाही आदेश बनाने के लिए भी किया जाता था इसका उपयोग, इन लाटों का उपयोग। ठीक, इसका उपयोग लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है इसके पास निगाली सागर स्तंभ में किया गया है। यह निगाली सागर स्तंभ अशोक के 20वें वर्ष के शासनकाल 243 BC को दर्शाता है। अशोक के शासनकाल के 20 वर्ष हो चुके थे, समय आ गया था 243 BC। ठीक है, उस टाइम को दर्शाता है लुम्बिनी नेपाल का अशोक स्तंभ। यह साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार और विशालता का प्रतीक है, और यह साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार और विशालता का प्रतीक भी है कि सम्राट अशोक का उस समय का शासन कितनी दूर दूर तक फैला हुआ था, कितनी विशाल थी मौर्य साम्राज्य। जैसे कि खरोष्टी लिपि में शाहबाज गढ़ी दिखाया गया है, और मंदसौर तथा ग्रीक आरमाइक लिपि में कंधार का शिलालेख दिखाया गया है। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि में शाहबाज गढ़ी और मंदसौर तथा ग्रीक आरमाइक लिपि में कंधार शिलालेख, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तक क्षेत्रीय विस्तार का संकेत देते हैं। इसका उपयोग बौद्ध विचार हीनयान के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता था। बौद्ध का जो ओरिजिनल विचार है वो हीनयान ही था। धीरे धीरे यह दो ग्रुप में बट गया था। एक हो गया था हीनयान और दूसरा हो गया था महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। यह समाज की लोकप्रिय स्थानीय परंपराओं को भी दर्शाता है। समाज की लोकप्रिय स्थानीय परंपराओं को भी दर्शाता है। इसके अलावा अशोककालीन स्तंभ कला मौर्य साम्राज्य के विविध पहलुओं को भी उजागर करता है, जैसे कि मौर्य साम्राज्य की सीमा निर्धारण, अर्थात लाटों के माध्यम से ही मौर्य साम्राज्य का सीमा निर्धारण भी होता था, अर्थात कि वो दूसरे के राज्यों में तो करेंगे नहीं, वहां पे लिख देते थे कि मेरा यहाँ तक सीमा है। इसके अलावा कर व्यवस्था कि उनकी कैसी कर की नीति थी, वो किस प्रकार से जनता से टैक्स लेते थे, ये सब बातें भी लाटों पे उत्कीर्ण किया गया है। इसके अलावा मौर्यकालीन का प्रशासन, अशोक के पैतृक राजतंत्र, अकाल के दौरान लोगों को राजकीय कैसे सहायता दी जाती थी, लोगों को भूखे नहीं मरना दिया जाता था, ये चीज पे उस पे उत्कीर्ण किया गया है। इसके अलावा धार्मिक क्रियाकलाप, मौर्य शासकों का विदेशी राजाओं से कैसे संबंध थे, उनकी विदेश नीतियां कैसी थी, उन सभी का भी वर्णन काफी सटीकता से है। तो ये लाटें हमारे इतिहास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अशोक ने ऐसा नहीं किया होता, पत्थरों पर उत्कीर्ण नहीं किए होते, तो हमें जितनी जानकारी अभी मौर्य काल के बारे में है शायद उतनी जानकारी नहीं होती, क्योंकि मौर्य काल से पहले के जो साम्राज्य थे उनके बारे में हमें उतनी डिटेल में जानकारियां प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए उस टाइम राजपत्र पे लिखते थे लोग या कहीं दीवार पे लिखते थे, धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये इतिहास को संरक्षित करने का बहुत ही उत्तम, बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, सोच नहीं सकते हम लोग, बहुत ही अच्छी पहल थी। इससे उस टाइम के देखिए धार्मिक क्रियाकलाप, उनकी जो कर नीति थी, उनके विदेशों से क्या संबंध थे, कैसी विदेश नीति थी, उनके कैसे प्रशासन थे, सभी के बारे में जानकारी मिल जाते हैं। वर्तमान में भारतीय झंडे में सफेद पट्टी के बीच नीला चक्र का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। तो अभी जो हम अपने झंडा में उपयोग करते हैं नीला चक्र, जिसमें कि 24 तीलियां होती हैं, जबकि पुराने समय में धर्म चक्र में 32 तीलियां 32 स्पोक्स होते थे। ठीक, तो सफेद पट्टी के बीच में जो नीला चक्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो अशोक स्तंभ जो कि
सारनाथ में स्थित है। सारनाथ का सिंह स्तंभ है, जिसके ऊपर सिंह का चित्र बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है, वहां से लिया गया है। तथा भारत का राज्य चिन्ह जो है वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, और भारत का राज्य चिन्ह भी वहीं से सिंह स्तंभ की अनुकृति से ली गई है, जो कि अशोक कालीन स्तंभ कला की वर्तमान महत्ता का परिचायक है। और उस समय के अशोक के जो स्तंभ कला थी उसको अभी भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, और हमारे जीवन में बहुत उसका महत्व रखता है, क्योंकि यह हमें बहुत अच्छे संदेश देती है लोगों के धर्म के बारे में, लोगों को एक आदर्श जीवन बिताने के लिए। सरकार के उद्देश्य से भी देखा जाए, अगर वर्तमान में जोड़े तो हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार से जनता के साथ अकाल के समय में या फिर उन्हें जब कोई प्रॉब्लम होती है तो किस प्रकार से सहायता करती है, ये सब भी अपने इतिहास से सीखने को मिलता है कि जब राजतंत्र था अशोक का, उसके बावजूद वो किस तरह से जनता के प्रति सहिष्णु थे, बहुत ज्यादा दयालु थे और बहुत मानवीय थे। तो यह वीडियो किसी पर यहीं पे करते हैं हम लोग समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ, ठीक है। और आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक इस पे आप लोग वीडियो चाहते हैं अभी। एक बात मैं बता दूं, यह जो है ना हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा मतलब डिटेल है, थ्योरी टाइप का है, क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज होगी ना डिटेल में पढ़ने की, तभी तो हम लोग मेंस में लिख पाएंगे। अब जैसे कि मैं आप लोगों को कोई आंसर राइटिंग करके मान लीजिए कि अशोक कला स्तंभ कला का भी लिख के यहाँ पे पढ़ा सकते थे, पर उससे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आप लोग के खुद के पास खुद से लिखने की कैपेसिटी बिल्डअप नहीं होगी, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।